Hello everyone. From now onwards, we are going to start a new series. Obviously, I am a lot excited because इससे पहले हमने ऑलरेडी दो बुक्स बड़ी बुक्स जो कि एक लेनिंजर है और दूसरी हमारी जेनेटिक्स की जो बुक है जिसका राइटर वॉटसन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है. सो जंपिंग टूवर्ड्स आवर थर्ड बुक विच इज़ ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि हमारे माइकल जे एफ पेरिस और स्कॉट एफ गिलबर्ट की बुक है. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट बायोलॉजी का और जो मेकिंग है हमारी बॉडी की इन सब के बारे में. तो सबसे पहला क्या है, वन ऑफ द क्रिटिकल डिफरेंस. तो जो हमारे क्रिटिकल डिफरेंस है हम में और एक मशीन में वो ये है कि मशीन जो है, मशीन को जब हमने बनाया तो अब वो हमने काम करने के लिए बनाया है. सो एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैज़ टू फंक्शन इवन एज इट बिल्ड्स इटसेल्फ. तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को तभी भी काम करना पड़ता है जबकि वो खुद से बनी हुई है. और मशीन्स का ऐसा है कि सिस्टम की जब हमने उनको बना दिया है तो हम उनसे कभी भी काम ले सकते हैं या हम नहीं भी ले सकते हैं, ऐसा सीन होता है. ठीक है. सो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये क्या लिखा है, इट डेवलप्स. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डेवलप करता है. इन द टाइम बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ द ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एम्ब्रोयो. तो अब वो टाइम जब फर्टिलाइजेशन का टाइम है और बर्थ का टाइम है, यानी कि पैदा होने वाला है बच्चा, उसके बीच का जो टाइम होता है उस मतलब वो जो टाइम होता है जब तक वो पैदा नहीं हुआ होता है उसको हम एम्ब्रोयो कहते हैं. ये हमें 1.1 फिगर में एक्सप्लेन है. ठीक है, 1.1 फिगर शायद यही है. तो ये है एक 9 से 10 वीक का ओल्ड ह्यूमन क्या है, एम्ब्रोयो है ये. ओके. देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ द एम्ब्रोयो इज अ ट्रिगरिंग वन. तो ये एक ट्रिगरिंग कॉन्सेप्ट है. एज एन एम्ब्रोयो यू हैड टू बिल्ड योर सेल्फ फ्रॉम अ सिंगल सेल. तो हमें एक एम्ब्रोयो जो है वो फॉर्म करना है एक सिंगल सेल से. तो हम कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है उसमें, यू हैड टू रेस्पायर बिफोर यू हैड लंग्स. तो आपको क्या है, आपको रेस्पायरेशन करना है इवन बिफोर, जब आपके पास लंग्स भी नहीं है. आपको डाइजेस्ट करना है जब इवन आपके पास गट्स भी मतलब गट ही प्रेजेंट नहीं है, जब आपके पास कोई कैविटी ही नहीं है तभी भी आपको क्या करना है, डाइजेस्ट करना. बिल्ड बोन्स व्हेन यू आर पल्पी. जब आप पल्पी हो, आप में सिर्फ पल्प्स प्रेजेंट है, आपको बोन्स को डेवलप करना है. एंड फॉर्म ऑर्डरली एरे ऑफ न्यूरॉन्स बिफोर यू न्यू हाउ टू थिंक. और सोचने से पहले हमको न्यूरॉन्स को भी डेवलप करना है. इट शुड दस नॉट बी सरप्राइजिंग दैट मोस्ट ह्यूमन एम्ब्रोयोज डाइज बिफोर बीइंग बॉर्न. यू सर्वाइव्ड. तो हमें मतलब ये कोई भी सरप्राइजिंग की बात नहीं है. बहुत सारे ह्यूमन एम्ब्रोयोज क्या होते हैं, मर जाते हैं बॉर्न होने से पहले ही. बट आप जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ. So multicellular organisms do not spring forth fully formed. Rather, they arise by relatively slow process of progressive change that we call development. तो अब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें एक फुल्ली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो नहीं पैदा होता. उनमें इसके अलावा इसके अलावा मतलब इसकी जगह पे क्या होता है कि बहुत रिलेटिवली बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है और प्रोग्रेसिव चेंज जो होता है वो होता है जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं. In most cases, the development of multicellular organism being with a single cell, an egg cell that has completed the process of fertilization. तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि जो डेवलपमेंट है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का वो एक सिंगल सेल से होता है. जैसे कि एक एग सेल है, वो अपना कंप्लीट प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन का वो करती है, तो हम इसको एक जाइगोट कहते हैं. ठीक है. द जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. अब तो जो ये जाइगोट होता है ये क्या करता है, ये फिर डिवाइड होता है. कैसे, माइटोटिकली डिवाइड होता है, यानी माइटोटिक डिवीजन करता है.
N2N से 2N सेल बनाता है और पूरी की पूरी बॉडी जो है उसकी सेल्स की फॉर्मेशन करता है। द स्टडी ऑफ एनिमल डेवलपमेंट हैज़ ट्रेडिशनली बीन कॉल्ड एम्ब्रोयोलॉजी। और ये जो स्टडी हम करते हैं एनिमल्स के डेवलपमेंट की, उसको हम एम्ब्रोयोलॉजी कहते हैं। आफ्टर दैट फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड बर्थ। और ये जो एम्ब्रोयोलॉजी है, ये वो फेज है ऑर्गेनिज्म का जो उसके फर्टिलाइजेशन के और बर्थ के बीच का होता है। बट डेवलपमेंट डज नॉट स्टॉप एट बर्थ। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो बर्थ में ही ख़त्म नहीं हो जाता, हमारे एडल्टहुड में भी डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑर्गेनिज्म नेवर स्टॉप डेवलपिंग। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कभी भी डेवलप करना नहीं छोड़ते। ईच डे वी रिप्लेस मोर देन अ ग्राम ऑफ स्किन सेल्स। तो हम एक दिन में 1 ग्राम से ज़्यादा अपनी स्किन सेल को खोते हैं और नई सेल्स जो होती हैं वो आती हैं उसमें। द ओल्डर सेल्स बीइंग स्लॉटेड ऑफ एज वी मूव। और जो पुरानी सेल्स होती हैं वो मतलब हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती हैं। एंड आर बोन मैरो सस्टेन द डेवलपमेंट ऑफ मिलियन ऑफ न्यू रेड BC मतलब RBCs एवरी मिनट ऑफ आर लाइफ। और हमारे जो बोन मैरो है उसमें मतलब डेवलपमेंट हो रहा है मिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का हर मिनट। प्लांट एग्जिबिट एन astounding capacity for perpetual growth and throughout their lifespan। तो जो प्लांट्स हैं वो बहुत एक अद्भुत तरीके की एस्टोनिश करने वाली एक उनमें कैपेसिटी होती है कि वो अपने थ्रू आउट अपने लाइफ स्पेन क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी कि वो हमेशा ही ग्रो करते रहते हैं, तो ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है। नाउ प्लांट सेल्स इवन हैव द कैपेसिटी फॉर होल ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन। और प्लांट के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अगर पूरा का पूरा एक हमने उसकी टहनी काट दी तो वो वापस से वो टहनी को रीजनरेट कर लेगा। तो ये रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है उसके पास। सम एनिमल्स कैन रीजनरेट सेवरल पार्ट्स। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने पार्ट्स को, जो उनके सेवरल पार्ट्स होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, वो रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे छिपकली अपनी पूंछ रीजनरेट कर सकती है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, अच्छा इसको अभी हम कुछ नहीं कहते। जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें क्या है वो चेंज हो रहा है। जैसे पहले वो पहली स्टेज में लार्वा है, दूसरे स्टेज में वो टेडपोल है, तीसरी में वो तो फ्रॉग है। तो ये जो होती है ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक मतलब एक टेडपोल का जैसे फ्रॉग बनना, एक कैटरपिलर का बटरफ्लाई बनना, तो ये होती है, इसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। So, on the most fundamental level, developmental biology seeks to elucidate the cellular and molecular mechanism that derive change in cells, tissues and organs. तो फंडामेंटल लेवल्स पे हम यही पढ़ते हैं कि जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी होती है ये हमको बताती है कि किस तरीके से जो सेल्स हैं या जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो ड्राइव कर रहा है इन सेल्स का, टिश्यूज़ का और ऑर्गेनिज्म का चेंज एक टाइम के साथ, मतलब एक टाइम स्केल में, एक टाइम स्पेन में, फर्टिलाइजेशन से एजिंग होने तक, बूढ़े होने तक, ठीक है। इज़ दिस प्लांट रियली योर कज़न? तो ये दिखाया हुआ है, तो एक पंच लाइन है, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो डेवलपमेंट के रूट हैं वो जीनोटाइप से फिनोटाइप तक होते हैं। जो एनिमल्स हैं वो फर्टिलाइज जो एग है उनका वो क्लीव करता है बहुत सारी सेल्स में। उसके बाद ये रीअरेंज होते हैं, जो उनका गैस्ट्रेशन होता है उसमें, और ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, जो लाइफ साइकिल होती है ये मेटामॉर्फोसिस को इंक्लूड करती है, चेंजेस फॉर्म, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है, क्लीवेज होता है, ऑर्गेनाइजेशनिस होता है, लेकिन ये अल्टरनेटिव स्टेज होते हैं, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो होते हैं हमारे। इवेंचुअली जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं ये कैसे क्रिएट होती हैं और ये ऑर्गेनाइज कैसे होती हैं और ये फंक्शन कैसे करती हैं। सो हाउ डू इंटीग्रेटेड डेवलप ड्यूरिंग डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के टाइम पे इंटीग्रेट कैसे होती हैं, तो ये सब इसमें कुछ दिया हुआ है। सो नाउ वी हैव दैट हाउ आर यू, यानी कि फिर से यू, कंपैरेटिव एम्ब्रोयोलॉजी एंड द क्वेश्चंस ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी। सो
अब ये है हमें पूछा है हाउ आर यू, मतलब कि हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो। ये एक क्वेश्चन अगर हम मतलब तुम कैसे बने वाला, मतलब तुम कैसे बने वाला ये क्वेश्चन है कि हाउ आर यू। तो वो है कंपेयर जब हम एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। Let's get started with this that Aristotle, the first known embryologist, तो पहला known embryologist क्या है, एरिस्टोटल है। Said that wonder was the source of knowledge, कहा उन्होंने कि जो wonder है वो knowledge का source है। And animal and plants development, as Aristotle knew well, is a remarkable source of wonder। तो अब एरिस्टोटल को पता था कि जो एनिमल्स हैं प्लांट, इनका डेवलपमेंट ही अपने आप में एक वंडर है। द फर्टिलाइज्ड एग हैज़ नो हार्ट, जो एक फर्टिलाइज्ड एग होता है उसके पास हार्ट नहीं होता है। वेयर डज द हार्ट कम फ्रॉम, कहाँ से आया ये दिल। डज इट फ्रॉम द सेम वे इन बोथ इंसेक्ट एंड वर्टिब्रेट्स, क्या ये वही तरीका है जिससे इंसेक्ट्स में और वर्टिब्रेट्स में फॉर्मेशन होती है ऑर्गन्स की। Many of the questions in development biology are of this comparative type। तो अब बहुत सारे questions जो हैं एम्ब्रियोलॉजी में वो इस तरीके के हैं and they stem from the field of embryological heritage। The first known study of comparative development anatomy was undertaken by Aristotle। तो एरिस्टोटल ने खुद ये comparative जो development anatomy है इसको लिया। उनकी एक बुक है ऑन द जनरेशन ऑफ एनिमल्स जो उन्होंने 350 BC में लिखी थी, जिसमें उन्होंने नोट किए थे बहुत सारे लाइफ साइकिल, उनके वेरिएशंस, जो एनिमल्स एग से बॉर्न हो रहे हैं ओवीपेरस जैसे कि बर्ड्स, फ्रॉग्स, इनवर्टिब्रेट्स, और जो बच्चों को पैदा कर रहे हैं वीवीपेरस प्लेसेंटल मैमल्स जो हो गए, जो एग प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, जैसे रेप्टाइल्स, शार्क्स हो गई, ठीक है। जो एरिस्टोटल्स हैं वो क्या है, वो एरिस्टोटल ऑल्सो आइडेंटिफाइड द टू मेजर सेल पैटर्न्स, वो ये ओवी विवीपेरस रेप्टाइल्स शार्क्स हो गई, ठीक है। तो जो एरिस्टोटल होते हैं उन्होंने क्या बताया कि ये आइडेंटिफाई किया कि जो मेजर तरीके का डिवीजन होता है सेल्स का डिवीजन, उनका जो पैटर्न होता है उसका दो तरीके का डिवीजन होता है। एक होती है होलोब्लास्टिक, दूसरी होती है मीरोब्लास्टिक। अब जो होलोब्लास्टिक होती है वो पैटर्न होता है क्लीवेज का, इन विच द एंटायर एग इज डिवाइडेड इनटू सक्सेसिव स्मॉलर सेल्स एज इट इज इन फ्रॉग एंड मैमल्स। तो होलोब्लास्टिक में क्या होता है, जो पैटर्न होता है क्लीवेज का वो ऐसा होता है कि जो पूरा का पूरा जो एग है वो मतलब वो बहुत सारे मतलब सक्सेसिव स्मॉलर स्मॉलर सेल्स में क्या है डिवाइड हो गया, और फिर उसका मतलब इस तरीके से क्लीवेज हो रहा है। दूसरा है मीरोब्लास्टिक पैटर्न। मीरोब्लास्टिक पैटर्न जो है वो चिक्स में ऑब्जर्व किया उसने, और उन्होंने तो चिक्स में उनको क्या मिला कि ये जो एक पार्ट है एग का, मतलब जो जिसको हम एम्ब्रियो कह रहे हैं, उसमें एक पोर्शन प्रेजेंट है जो कि योग है, जो कि एक न्यूट्रिएंट की तरह से सर्व करता है एम्ब्रियो को। एंड शुड एनीवन वांट टू नो who first figure out the function of the mammalian placental and umbilical cord, और हमारा जो ये एम्बिलिकल कॉर्ड और मैमेलियन जो ये प्लेसेंटा है इसका भी कंसेप्ट जो है एरिस्टोटल ने ही खोजा था, ठीक है। सो देयर वाज रिमार्केबली लिटिल प्रोग्रेस इन एम्ब्रियोलॉजी फॉर द 2000 ईयर्स फ्रॉम एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल के बाद किसी ने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं इसमें, 2000 ईयर्स तक कुछ काम नहीं हुआ। सो इट वाज ओनली इन 1651। अब 1651 में क्या हुआ, विलियम हार्वे नाम के एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जितने भी एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं जो ओरिजिनेट हुए हैं एग से, वो होते हैं एक्स ओवोवियन, मतलब वो सब एग से ही फॉर्म हुए हैं। एंड वाज द मोटो ऑफ द front piece of Harvey on the generation of living creatures. Next we have that on this precluded spontaneous generation of animals from mud or excrement, Harvey also was the first to see blastoderm of the chick embryo। तो जो ये हार्वे हैं इन्होंने क्या किया, चिक एम्ब्रोयो जो था उसमें ब्लास्टोडर्म देखी। तो ये क्या होता है, एक स्मॉल रीजन होता है
एग का जो कंटेन करता है मतलब जो कंटेन करता है योग को, जो कि फ्री साइटोप्लाज्म का है, और ये क्या राइस दे रहा है, एम्ब्रियो को राइस दे रहा है। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू नोटिस दैट आइलैंड्स ऑफ ब्लड टिश्यू फ्रॉम फ्रॉम बिफोर द हार्ट डज। तो इन्होंने देखा कि जो एम्ब्रियो है मतलब उसमें क्या है, ब्लड टिश्यूज जो है वो बहुत मतलब आइलैंड टाइप का है वो उसका, ठीक है। हार्वे ऑल्सो सजेस्टेड दैट अम्यूनिटिक फ्लूइड माइट फंक्शन एज शॉक एब्जॉर्बर फॉर द एम्ब्रियो। और हार्वे ने ये भी बताया कि जो ये होता है एम्यूनिटिक फ्लूइड होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं। फिगर हमें क्या दिए हैं, पहला वाला दिया है हमें एक हाइपरियन का, जो कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री है, ठीक है। रेडवुड सिकोया में 114 मीटर का है, ये कितना बड़ा है देख लो, बंदे कैसे इसमें लटके हुए हैं, ठीक है। तो ये 70 फीट टॉलर है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा लंबा है। मतलब इसमें जो दो रिसर्चर्स हैं वो चढ़े हुए हैं और स्पाइडिंग कर रहे हैं उसकी ब्रांचेस में। और दूसरा है हमारे पास बास्केट ट्री, ठीक है। ये कट करके बनाया हुआ है 6 साइकामोर जो ट्रीज़ हैं उनको, और उनको मतलब फोर्सफुली उनको उनकी इनग्राफ्टिंग कराई है इस ट्री को जनरेट करने के लिए, और इस तरीके से इसकी जो स्टेम्स हैं वो बनाई हुई हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती का पेड़ बनाया है ये। and this demonstrate the remarkable plasticity and regenerative ability of plant। तो इससे पता चलता है कि प्लांट कितना रीजनरेट, मतलब उसकी जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अब हमें थर्ड फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें एक ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है जिसकी स्पीसी एग्जिबिट कर रही है रिमार्क मतलब वो क्या रीजनरेशन की कैपेसिटी। इतना सा पीस इसमें हमने अलग कर लिया, और ये कैसे पूरा का पूरा रीजनरेट हो रहा है ना। सो दिस इज दिस। Then we have कि as might be expected embryology remains little but speculation until the invention of microscopy। मतलब बहुत टाइम तक ये मतलब ये इतना डिस्कवर नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें अब हम क्या कैसे पढ़ पाएंगे अगर हम सेल की स्टडी नहीं कर पाएंगे तो कि क्या हो रहा है। तो माइक्रोस्कोप के बनने के बाद क्या है, कहानी शुरू हुई। सो मैर्सिलो माल्फिजिया जो है उन्होंने क्या कि पब्लिश की अपनी पहली माइक्रोस्कोपिक जो अकाउंट था चिक डेवलपमेंट का वो। तो पहली बार क्या हुआ, जो न्यूरल ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन देखी, मतलब ग्रोव्स देखे, उसके मसल्स की फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी बहुत पढ़ी हमने। पहला जो सर्कुलेशन है आर्टरी का और वेन्स का वो देखा, और हमने ये देखा कि कैसे जो यॉक है वो मतलब वो कैसे पहचाना जाता है, वो कैसे आइडेंटिफाइड है। So this development, this formation of orderly body from a relatively homogeneous material provokes profound and fundamental questions. How does the body formed with its head always above its shoulders? कि ऐसा कैसे होता है कि जो सर है वो हमेशा शोल्डर्स के ऊपर बन रहा है। अब ये क्वेश्चंस हमें बहुत अभी अगर अटपटे भी लग रहे हैं, तो अगर तुम सोचो अगर हमें इतना कुछ भी नहीं पता होता, इवन अभी भी तुमने बुक नहीं पढ़ी है तो तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो कैसे ऐसा हो रहा है कि जो हमारा हेड है वो शोल्डर्स के ऊपर ही बन रहा है। मतलब नीचे भी बन सकता है, कहीं और भी बन सकता है। जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में ही क्यों है बॉडी के, राइट साइड में क्यों नहीं है। मतलब कुछ केसेस में होता है बट मोस्टली एवरेज हम पढ़ते हैं तो क्यों लेफ्ट साइड क्यों होता है। जो सिंपल ट्यूब्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मतलब ब्रेन ऐसा बना दे रहे हैं बिल्कुल इतना कॉम्प्लेक्स, स्पाइनल कॉर्ड जनरेट हो रही है कैसे। वाई कांट वी ग्रो बैक न्यू लिम्स लाइक अ सेलेमेंडर। हमारे पास रीजनरेशन की कैपेसिटी क्यों नहीं है। जैसे सेलेमेंडर अपनी जो लिम्प है वो ग्रो कर ले रहा है, उसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी, हमारे पास क्यों नहीं है। ये जो अलग अलग सेक्सेस हैं ये कैसे डेवलप हो रहे हैं, इनकी एनाटॉमी इतनी डिफरेंट क्यों है। सो आर क्वेश्चन ऑफ दीज मतलब जो आर आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन मस्ट बी रिस्पेक्टेड द complexity of inquire and must explain a coherent causal network for gene through functional organ। इससे पहले हमने जीन वाला ही पूरा कंप्लीट किया है, तो अब ये कॉम्प्लेक्सिटी की इंक्वायरी हमने जब जीन थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, हमें थोड़ा बहुत वहाँ से आ गया, फिर हमें एक्स क्रोमोसोम के बारे में पता चला।
कि यूजुअली क्रोमोसोम जो फीमेल के पास होता है वो एक्स एक्स होते हैं, 2 एक्स होते हैं, मेल्स के पास एक्स वाई होता है। तो हाँ, पर हमें लेकिन ये क्या हुआ इसने यूजुअली मेल डज़ नॉट एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन टू अ डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट who want to know how XX genotype produce a female and how XY जीनोटाइप प्रोड्यूस अ मेल। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक्स वाई से मेल प्रोड्यूस होता है, लेकिन अब एक डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट ने ऐसा बोला कि ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे एक्स एक्स जो है वो एक फीमेल के जीनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहा है और एक जो मेल है एक्स वाई वो मेल के जीनोटाइप को प्रोड्यूस कर रहा है। Similarly, a geneticist might ask for globin genes are transmitted from one generation to the other। तो अब कुछ जो जेनेटिस्ट थे उन्होंने ये बोला कि जो ये ग्लोबिन जीन है ये ट्रांसमिट कर रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। एंड अ फिजियोलॉजिस्ट माइट आस्क अबाउट द फंक्शन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन इन द बॉडी। और ये जो फिजियोलॉजिस्ट हैं ये ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में हमारी बॉडी में मतलब पूछते हैं जनरली फंक्शंस क्या होता है इसका। But the developmental biologist ask how is it that the globin gene comes to express only in red blood cells and how this gene become active only at a specific time in development। अब बताओ, हम फिजियोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ जानने की कोशिश करेगा कि क्या फंक्शन क्या है ग्लोबिन का। जेनेसिस्ट है तो हम ये देखेंगे कि क्या जीन क्या है ग्लोबिन का। लेकिन जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि ये जो ग्लोबिन जीन है ये क्यों एक्सप्रेस कर रहा है रेड ब्लड सेल को, और ये जो जीन है ये एक्टिव क्यों है, सिर्फ स्पेसिफिक टाइम्स पे ही क्यों एक्टिव है, ये हर टाइम का है नहीं एक्टिव। सो वी डोंट हैव ऑल द आंसर्स येट, मतलब अभी तक भी हमारे पास सारे आंसर्स नहीं है। द पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस आस्क डिफाइंस द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एज वी टू बिकम डिफाइनाइट एट लीस्ट इन अ पार्ट बाय द क्वेश्चंस। तो अब हम इन क्वेश्चंस के थ्रू एक पार्ट हो गए हैं इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। तो वेलकम टू अ वंडरफुल एंड इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो हमें वेलकम किया है, आप भी वेलकम है कि अब ये जो वंडरफुल सेट्स हैं और इम्पॉर्टेंट जो सेट हैं क्वेश्चंस के, इनको अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें दिया हुआ है एक डेवलपमेंट बायोलॉजी का, हमें एक क्या दिया हुआ है, हमें 2 दिन का एक चिक का एम्ब्रियो दिया हुआ है, ठीक है। और ये 45 आवर्स जो है ये एग जो है वो लेट था, इसका हार्ट 2 दिन में बीट करने लगा, जो वेस्कुलर सिस्टम है एम्ब्रियो का वो रिवील हो गया, ठीक है। एक फ्लोरेसेंट बीट्स हमने डाली इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में और हमें पता चल गया कि क्या क्या है सीन। तो ये 3 डायमेंशनल जो है हमने इसको अचीव कर लिया इन दोनों इमेजेस को सुपर इम्पोज करवा के, ठीक है। डेवलपमेंट अकम्प्लिश 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स। अब जो डेवलपमेंट है वो 2 मेजर ऑब्जेक्टिव से बना हुआ होता है। पहला तो होता है सेल की डाइवर्सिटी, मतलब कि सेल की मतलब बेसिकली तुम्हारी किडनी की अलग सेल्स हैं, ब्रेन की अलग सेल्स हैं, हार्ट की अलग सेल्स हैं, तो ये सेल की डाइवर्सिटी को जनरेट करना एंड ऑर्डर विद इन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सेकेंड, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। दूसरा कि लाइफ कंटिन्यूसली चल रही है एक इंडिविजुअल से फिर नेक्स्ट इंडिविजुअल बन रहे हैं और मतलब हो रही है। बट अनदर वे देयर आर 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। हाउ डज द जाइगोट गिव राइज टू अडल्ट बॉडी। एक जो जाइगोट होता है वो एक अडल्ट बॉडी की फॉर्मेशन कैसे करता है, एंड हाउ डज द अडल्ट बॉडी प्रोड्यूस येट अनदर बॉडी, और किस तरीके से एडल्ट बॉडी जो है वो दूसरी एडल्ट बॉडी की फॉर्मेशन कर दे रही है। तो ये जो ह्यूज क्वेश्चन है ये क्या कर रहे हैं, ये सब डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में। पहला है द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएशन, कि ये डिफरेंशिएशन हो कैसे रहा है। A single cell, the fertilized egg, give rise to hundreds of different cell types. Muscle cells, epidermal cells, neurons, lens cells, lymphocyte, body cells, fat cells and so on. ठीक है।
कि मतलब इतनी अलग-अलग तरीके की सेल्स कैसे बन रही हैं? तो पहले मैंने बताया ये क्वेश्चन। इसको हम सेलुलर डाइवर्सिटी कह रहे हैं, डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। सिंस एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एक जो सेल होती है बॉडी की, जो कि वेरी मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें, जो सेम सेट ऑफ जीन्स कैरी कर रही है और क्या कर रही है, सेम जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं उसके पास, वो अलग-अलग सेल्स कैसे जनरेट कर पा रही है। सो हाउ कैन अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग सेल जनरेट सो मेनी डिफरेंट एग सेल्स? कि कैसे मतलब एक जर्म मतलब सेल ने किस तरीके से इतनी डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन कर दी। दूसरा क्वेश्चन है पैटर्न ऑफ फॉर्मेशन। जो ज़ेब्रा है उसमें ज़ेब्रा फिश जो है एनाटॉमिकली उसमें क्या होता है, स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, ये मतलब ये बेसिकली क्या है, ये टिश्यूज़ की में भी पोजीशन्ड होते हैं, उनका जो रिकॉग्निशन होता है पैटर्न का वो। आवर हेड इज़ एंटीरियर, हमारा हेड एंटीरियर है, टेल पोस्टीरियर है, लिम्ब लेटरल है और न्यूरॉन्स अपनी पोजीशन पे हैं। हमारा हार्ट एसिमेट्रिकल पोजीशन में लेफ्ट साइड की ओर। ये हमें इंडिकेट करता है कि ये जो पैटर्न है अर्ली एम्ब्रोयो में, वो हमें मतलब ये पैटर्न हमको अर्ली एम्ब्रोयो में दिख गया था। तो ये जो प्रोसेस है इसको कंट्रोल करने की, सेल को मतलब इसके एलैबोरेशन को कंट्रोल करने की और टिश्यू पैटर्न की, तो ये हमारा पहला दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आ गया मॉर्फोजेनेसिस का। तो ये क्या है, एक जो सेल है वो हमारी जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। और ये जो मतलब डिफरेंट सेल्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हैं, ये किस चीज़ में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, ये इंट्रिकेट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। और जो इनका डेवलपमेंट होता है, जो सेल डिवाइड होती है, माइग्रेट होती है, डाई होती है, जो टिश्यू फोल्ड होता है, सेपरेट होता है, ये जो फोल्डेड टिब्यूलर शेप है हमारे ब्रेन का, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो फ्लैटेंड प्लेट्स हैं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन है, ये कनेक्ट होता है माउथ से एनस की ओर। तो ये एक क्रिएशन है मॉर्फोजेनेसिस की। एक मतलब सेल का माइग्रेशन हो रहा है, सेल की डेथ हो रही है, सेल का ग्रो कैसे, मतलब कैसे हो रहा है ये। तो हमने सवाल ही पूछे हैं इसमें मोस्टली, और कुछ नहीं किया है इस लेक्चर में। फिर हमारे पास ग्रोथ का क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे सेल डिवीज़न हो रहा है, ये जो एक से ज़्यादा राउंड्स में सेल डिवीज़न हो रहा है ना, कि मतलब हमारे आर्म्स जो हैं वो जनरली सेम साइज़ के होते हैं। कैसे ये सेल जो रेगुलेट कर रहा है इतना डिवीज़न को, इतना अच्छे से कैसे रेगुलेशन कर रहा है उसका। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन का, कि ये जो स्पर्म है और एग है, ये इतनी हाईली स्पेसिफाइड सेल्स कैसे हैं और ये कैसे ट्रांसमिट करती हैं अपने जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनिज्म दूसरी और जनरेशन बनाने के लिए, है ना। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रीजनरेशन का, कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि पूरा पार्ट ही रीजनरेट हो जा रहा है। मैमल्स में बहुत पुअर रीजनरेशन है, उसमें एक सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्टेम सेल्स, जो कि कैपेबल होती हैं नए स्ट्रक्चर को बनाने की। उसके अलावा जो स्टेम सेल्स हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो मतलब कुछ डिजीज़ेस को क्या करें, अम, मतलब क्योर करें। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ एनवायरमेंटल इंटीग्रेशन। मतलब जो डेवलपमेंट है बहुत फेजेस में होता है ऑर्गेनिज्म के, जो मतलब उसके एनवायरनमेंट, जो उसका सराउंडेड एम्ब्रियो और लार्वा है, जो सेक्स है बहुत सारी स्पीसीज़ का, जैसे टर्टल्स का फॉर इंस्टेंट, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो फीमेल, कम हुआ तो मेल, ऐसा कुछ रहता है इनका टर्टल्स का, ठीक है। और ये मतलब रिप्रोडक्शन जो इनका सिस्टम है इंसेक्ट्स का, बैक्टीरिया का, वो मतलब ट्रांसमिट करता है एग को अपने अंदर। सो मतलब ये कैसे हो रहा है, ये केमिकल एनवायरनमेंट है, ये डिस्टरप्ट होता है नॉर्मल डेवलपमेंट में, माल फॉर्मेशन होता है एडल्ट में, कैसे हो रहा है ये इंटीग्रेटेड, मतलब लार्जली हैबिटेड। तो बहुत सारे सवाल हैं, सवाल ही सवाल है इसमें। द क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन, की इवोल्यूशन जो है वो इनहेरिटेड है, कैसे है, क्या चेंज हुआ, डेवलपमेंट जो कार्टिलेज मसल्स हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हॉर्स की, है ना, तो चेंज कैसे हुआ, ये नया फॉर्म कैसे बन गया बॉडी का, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट पूछता है ना, तो ये क्रिटिकल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में,
और 10 तरीके की चीज़ें दी हुई हैं। सो येट अनलाइक ईच ऑफ द डिसेंट्स डिसिप्लिन विच सीम्स कंटिन्यूअसली डिफरेंशिया, तो हमारा बेसिकली ये है कि हमारे पास एक मतलब बेसिकली स्टेम सेल का एक कंसेप्ट जो है वो अब गिलबर्ट ने ही क्या किया बोला है, देखो जो भी है। अब हमारे पास है चूजिंग द ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी द क्वेश्चन द मॉडल सिस्टम। अब हम ऑर्गेनिज्म को चूज़ कर रहे हैं इस मॉडल सिस्टम को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। तो चलो पढ़ते हैं।